नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं दिल्ली में। और सोशल मीडिया जो कि आज बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ एक प्लेटफॉर्म है, जो हमारे लिए काफ़ी हद तक फ़ायदे भी देता है तो काफ़ी हद तक नुकसान भी देता है। इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे महिलाओं के साथ धोखाधड़ी के मामले अक्सर देखने को मिलता है। आज भी कुछ ऐसा ही एक मामला देखने को मिल रहा है। एक पीड़ित महिला है जिनके साथ धोखाधड़ी किया गया है, इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है और इनसे पैसों की उगाही करने का प्रयास किया गया है। तो और सारी बातें जानेंगे। सबसे पहले महिलाएं से जानेंगे क्या क्या हुआ इनके साथ और पुलिस में इन्होंने शिकायत दी तो पुलिस का क्या कहना है। तो जाएंगे। मैम, क्या क्या हुआ आपके साथ, ज़रा पूरा मामला बताइए। जी, पहले तो मेरे फेसबुक के ज़रिए एक बंदे से मुलाकात होती है जो एटा का रहने वाला है। यूपी से वो आता जाता रहता था। बीच में मुलाकात हुई तो ये बात आपकी जो सोशल मीडिया पे बातचीत है कब शुरू हुई उनसे? उनसे मेरी सोशल मीडिया में शुरू हुई थी। पिछले 6 महीने पहले शुरू हुई थी। मेरी इंगेजमेंट से 6 महीने पहले शुरू हुई थी। इंगेजमेंट कब हुई थी आपकी? 29 जनवरी 2023 में। तो 23 जनवरी 2023 से पहले, मतलब ये 2022 में आसपास। दो 23 दो लास्ट हजार लास्ट लास्ट को 2024 पढ़ने वाले थे तभी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि उनको डोनेशन लेने के लिए जी 10 लाख की डिमांड कर बैठे, जिसके अंदर गाड़ी ऐड थी। बट मैंने 10 लाख रुपए दे नहीं पाई, तो ये शादी वहीं स्थापित हो गई थी। बाद में शादी से पहले एंगेजमेंट हुई थी। के एंगेजमेंट बाद इन्होंने 10 लाख की डिमांड करे और उसके बाद एक गाड़ी की डिमांड करा। डिमांड 10 लाख रुपए तो मैं दे नहीं पाई। और सेकंड में मैंने जब ब्रेजा गाड़ी निकाली तो ये गाड़ी लेकर अपने एक हफ्ता अपने घर पे था। तो उसके बाद फिर उनकी शुरू हुई जी कि आप शादी करनी है फरवरी में, तो अब मुझे जो हमारे बारातियों का खर्चा है वो आप ही उठाएंगे। तो मैंने बोला कि भाई इतना पैसा तो नहीं खर्च कर सकती ना, मेरे पास है अभी। तो अगले ने ये बोला कि भाई खर्चा नहीं कर सकता तो शादी कैंसिल। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अब अगर शादी कैंसिल तो कैंसिल ही है। अच्छा, एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ आपसे। सोशल मीडिया में जैसे आप मिलने के बाद आप लोग अपने परिवार वाले से या उनके परिवार से मुलाकात हुई? जी, परिवार वालों से मुलाकात तो नहीं हुई, फ़ोन पर अक्सर बात हुआ करते थे। तो बट उनकी मदर फादर ने हमें बताया कि लड़का बहुत अच्छा कमाता है और अच्छा अच्छा इनकम करता है। अगर आप चाहो तो आके देख सकते हो। तो तो मैं इसीलिए आप तैयार हो गए? जी, मैं इसीलिए तैयार हो गई थी कि नहीं, अगर अच्छा कमाता है, अब मुझे पता तो नहीं है लेकिन मुझे लाइफ टाइम आधे दाल रोटी तो दे सकता है। बट बाद में पता लगा, सगाई के बाद पता लगा कि ना ये काम करते हैं और ना ही तो इसके पास कोई बैलेंस ऐसा है जिससे कि वो परिवार को चला सके। और उनके परिवार से कुछ ऐसी बातें पता लगी तो मैंने उनकी बात को बाहर जब वेरीफाई कराया तो पता लगा जी इसके आकाशगंज थाने के अंदर, यूपी आकाशगंज एटा के रहने वाले बंदे थे। आकाशगंज कोर्ट में जब इनकी कई केसेस चल रहे थे, जैसे 376 400 BC 420 और एक्सटॉर्शन जैसे लड़की सप्लाई वालों के मामलों में इनके सभी लोगों के नाम ऐड थे। लेकिन इन्होंने मुझसे सारी बातें पूरे परिवार वालों ने छुपाई। जब मैंने परिवार वालों से बातचीत की तो परिवार वाले कहते हैं ऐसा कोई केसेस हमारे पर नहीं है। लेकिन मैंने जब बाहर जाके बातचीत करने लगी तो कई प्रूफ ऐसे सामने मिला, क्योंकि इन्हीं के मुँह से सुनने को मिला, इन्हीं लोगों के मुँह से, कि हमारे पास तो बहुत सारे केस है, तुम्हें जो करना है कर लो, शादी करना है करो, नहीं करना है हमें कोई लेन देन का वो कोई मैटर नहीं है, आपको जो करना आप करो। तो फिर मैंने उसी हिसाब से उनको बोल दिया कि भाई मेरी लाइफ बर्बाद करके उसके बाद आप कह रहे हो कि जो करना करो, तो मैं क्या करूं, मेरे को ऑप्शन दो। इन्होंने कोई मेरे को ऑप्शन नहीं दिया। और फिर मैंने इन्हें बताया कि मेरे को इन सभी केसों का अगर एनओसी आती है तो मैं आपके साथ मैरिज करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी। तो इस टॉपिक के ऊपर इन्होंने मेरे से कंटिन्यू मुलाकात रखी और उस दौरान मेरे पास से कैश लेना, ऑनलाइन लेना और मोटे मोटे रकमों का यहाँ से चोरी करना, उठाकर ले जाना, दरवाज़ा खोलकर अपने आप को ये साबित बोल के जाते थे कि मैं काफ़ी तरीके से मैं परेशान हूँ, दिक्कत में हूँ, तो मुझे एक दिन के लिए रखो। जैसे मैं रखती थी तो वो मुझे मारना पीटना तक करते थे। अच्छा, अभी चोरी की बात पे भी मैं आऊँगा। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे इंगेजमेंट हुई, सोशल मीडिया पे आप लोग मिले, आपने उनके मदर फादर से बातचीत करी फ़ोन पे जैसे कि आपने बताया अभी, उसके बाद इंगेजमेंट तक बात कहाँ से आ गई? इंगेजमेंट का अरेंजमेंट पूरा कैसे हुआ, किसने किया? सारी अरेंजमेंट मेरे तरफ से थी
और मेरे को उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से उनके पास आई पैसों की काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने मुझसे अपनी सारी अरेंजमेंट करवाई, जैसे कि रेस्टोरेंट बुकिंग का, और उसके बाद 501 रुपये करके 25-30 बंदों का वहाँ पे दिया गया। कुछ कैश भी मैंने उनकी सिस्टर के हाथ में दिए, क्योंकि वहाँ पे मेरे परिवार वाले कोई मौजूद नहीं थे जिससे कि मैं अपने कैश उनको दे पाती। परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे फादर और मदर पहले से ही नहीं थे, वो लेट हैं, और मेरे सिस्टर वगैरह थे, तो उस दिन वो आ नहीं पाए किसी कारण, जिसके कारण मेरी इंगेजमेंट में मेरी फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं था। और फिर मैंने उनको बताया कि मेरे फैमिली मेम्बर में कोई भी नहीं आ रहा है, आप अगर इंगेजमेंट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना, फिर उसी डेट पे उसने करवा के लेके गए। उसके बाद से मेरे को आए दिन ये प्रार्थित करते थे कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहाँ जाना है। और मैं जब इनकी फादर मदर को बात करती थी तो ये कहते थे मैं दे दूँगा, हम दे देंगे, हम दे देंगे। लेकिन उनके वहाँ से एक पैसा भी नहीं आया। और मेरी जो इनकी मदर थी, उनकी आइज़ की ऑपरेशन के लिए भी पैसा यहाँ तक जाता था, यहाँ से लेकर गए और यहाँ से मुझसे मंगवाया। मैंने यहाँ से पेटीएम करे, उसके भी पैसे नहीं दिए गए। उसके बाद जब उनके फादर से बात करी तो वो कहते जी 1 लाख रुपए जो लेके गए हैं मैं उसके 5,000 रुपये 10,000 रुपये आपको दूंगा। बट उन्होंने आज तक कोई रकम रिटर्न नहीं की है, जिसके बारे में मैंने पुलिस में शिकायत करी। गाड़ी का मामला कहाँ से आ गया था? गाड़ी का मामला जी 10 लाख रुपए जब उसने कैश मांगे थे, मैंने कैश के बाद जब मुझे पता चला कि मैं कैश दे नहीं सकती, तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय निकाला, और वो निकाला EMI के थ्रू, कि EMI में 12,000-13,000 रुपये दे दूंगा, 10-12 लाख की गाड़ी निकल जाएगी। तो उस टाइम मेरी गाड़ी, उस गाड़ी का रेट जो था करीबन 12.5 लाख रुपये की थी, और जो मैंने लोन सैंक्शन कराया SBI बैंक से। कौन सी गाड़ी थी? वो गाड़ी ब्रेजा थी। ब्रेजा थी, वो आपने निकाल ली थी? जी मैंने निकाली थी। गाड़ी आपके नाम पे थी? गाड़ी मेरे नाम पे थी। इनको दिया आपने चलाने के लिए? हाँ, उसने शोरूम से ही निकाला, शोरूम से ही आपके साथ जाके? हाँ, मेरे साथ जाके शोरूम से निकाल कर और सीधा यूपी में लेके गया, जहाँ पे उसका घर है, वहाँ पे जाके अपने मम्मी पापा से, हाँ, मम्मी पापा को मिलवाया। अगले दिन मुझे वहाँ से, आप भी थे साथ में? जी मैं साथ में थी। अगले दिन वो मुझे वृंदावन लेकर गया, जिसका सारा खर्चा मैंने उठाया। उसके माँ बाप भाई बहन जो भी लोग थे वहाँ पे, उसका सारा खर्चा मैंने उठाया। उनके तरफ से 1 रुपये भी खर्चा नहीं आया। आए दिन मुझसे ऐसे इस तरीके के खर्चा करवाते थे। अच्छा, अब आपने पुलिस में कंप्लेंट दी है अपने यहाँ नज़दीकी? जी, नज़दीकी थाने में आइए 12 तारीख 26 में, 12 जनवरी 26 तारीख को ये मेरे पास आए, 10 तारीख को। और उसके बाद मेरे से बोलने लगे कि चलो मैं नोएडा चलता हूँ, मैं काम पे आया हुआ हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, नोएडा मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है। बट उसने फिर भी मेरे को अपने साथ लेकर गए मेरे काम छुड़वा कर, और उसके बाद उसने गाड़ी लगाई एक जगह पर, जिसके बाद हमारी जो बोलचाल है वो बोलचाल बहुत खटास में पैदा हो गई। जब मैंने उसको बोला कि भाई मेरी गाड़ी ठीक ठाक करा दो, तो उसके विवाद हुई मेरे साथ उनके लेबर कोर्ट के सामने। विवाद होने के बाद वो मेरे घर से 2 लाख रुपए कैश, 2 रिंग और क्रेटा गाड़ी की चाबी, 2 ब्लैंक चेक और एक मोबाइल जो उठा के लेके गए। इसकी आपने अपने नज़दीकी थाने में कंप्लेंट दी है? बिल्कुल, नज़दीकी थाने में कंप्लेंट दी। पिछले 13 तारीख को मैंने कंप्लेंट करी, और उस कंप्लेंट का आज सुनवाई हुई। तो सुनवाई के बाद मुझे पता चला जी कि वो अगले बंदे ये कहते हैं कि मैं ये चाहे कुछ भी कर ले, ये हमें फंसाना चाहता है, ये करना चाहता है। बट ऐसा मैंने उनको फंसाने की कभी कोशिश नहीं करी गई, क्योंकि मुझे फंसाना नहीं आता, और मैं फंसाने के नाम पर किसी तरीके से किसी बात पर कहीं दूर दूर तक नहीं हूँ। अच्छा, 13 तारीख को आपने कंप्लेंट करी है और अब जाके पुलिस उसकी सुनवाई कर रही, इतना टाइम क्यों लग गया? पुलिस ने कुछ बताया नहीं कि इतने दिन क्यों लग गए? क्योंकि 26 जनवरी बीच में ऐड थी, जिस कारण पुलिस वालों के पास काफ़ी टाइम नहीं था। तो मैं भी थोड़ा सा सब्र करके बैठ गई। पुलिस वालों से कंटिन्यू उनकी बातचीत चल रही थी, बट पुलिस वालों ने देखा कि दोनों पक्षों की छानबीन करी, तब जाके आज मेरी FIR दर्ज। तो अब पुलिस वालों को लगा कि आपका मामला जो है जेन्युइन है? बिल्कुल जी, जेन्युइन है। अब क्या कह रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनकी और भी जानकारी है, देंगे। लेकिन आज के डेट 2018 26 जनवरी 2018 को पता लगा एक अखबार के जरिए उन्होंने मुझे फेसबुक पे और उन्होंने मुझे कई ग्रुपों में डालकर मुझे बदनामी करी। पार्टी वालों की नाम लेकर पार्टी वालों के नंबर पर, मोबाइल पर बात करी, मेरे बारे में जानकारी दी। उल्टे सीधे जानकारी देने के बाद उन्होंने अखबार में छपवा कर अखबार के अंदर निकाला और अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे चलवाई है। और जिसके बाद वो मुझसे ये कहने लगे कि जो तुझे करना है कर ले, हम तेरे साथ कुछ नहीं कर सकते।
अब आप क्या चाहते हो पुलिस से, किस तरह से कार्रवाई की जाए, क्या 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 कार्रवाई की जाए, क्या किस तरह का न्याय आप चाहते हैं? जो मेरे पैसे और जो मेरे चीज़ें गए हैं उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को जो भी गया मेरे पास से वो मुझे रिटर्न मिले। और सेकेंडली जो उसने अखबार में छपा कर मेरी जो छवि खराब करने की कोशिश की उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले। मानहानि का ही है, एक्शन ले। और दूसरी बात है दहेज के ऊपर जो इन्होंने मुझे प्रताड़ित किया दहेज के नाम पर, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तो ये थी पीड़ित महिला जिनके साथ दहेज के नाम पर उनको प्रताड़ित किया गया है, काफ़ी शोषण उनके साथ किया गया है। उसके बाद इनके साथ धोखाधड़ी भी हुई है। धोखाधड़ी इसलिए हुई है, फ्रॉड के नाम पर इनसे पैसे लिए गए। और लड़के की क्या शादी हो रखी थी? लड़के की कई लोगों के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में मैं फेसबुक में और ट्विटर में, इन्हीं के फेसबुक पे ट्विटर में मैं देखी थी कई बारी। मैंने जब पूछताछ करी इस बारे में कि इस लड़की का नाम क्या है, तो ये कहते हैं, इनके घर वाले कहते हैं कि ये लड़की तो हमारे जानकार में है, मासी की लड़की है, बहन की लड़की है, उसकी लड़की है, तो इसके साथ क्या करेंगे। अक्सर मुझे उन लड़कियों का कॉल आते थे रात को 2-2, 3-3 बजे। तो जब मैंने कॉल उठाया तो मुझे बताया गया कि वो किसी की हस्बैंड है। तो तब मैंने इनकी जानकारी लेने की कोशिश करी तो इन्होंने मुझे बिना जानकारी दिए ये कहने लगे कि तेरे को इससे क्या मतलब है और तुझे क्या लेना देना है। उस शख्स का नाम क्या और रहता कहाँ है वो? जी, वो यूपी एटा का रहने वाला है। उसका नाम है कौशल किशोर पांडे। फादर का नाम है उमेश पांडे। एटा में किस जगह गए थे आप लोग? मैं एटा में गई थी, एटा बस स्टैंड, देवेंद्र की कोठी, पुल के नीचे इनका घर है। तो ये थी पीड़ित महिला जिनके साथ शोषण हुआ है दहेज के नाम पर, और चोरी भी इनके यहाँ से की गई है। ऐसा इन्होंने शिकायत भी अपने नज़दीकी थाने में दी है, जहाँ पे भी थाने वाले उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो इस तरह महिला के ऊपर अत्याचार, और सबसे बड़ा जो महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है फ्रॉड बताकर। आप देख सकते हैं जिस तरह से तस्वीर आप देख रहे होंगे कि एक पेपर के ऊपर नीचे की दूसरी खबर को दबा के उसके ऊपर एक कटिंग लगाकर एक फ़ोटो खींचने की कोशिश की गई, क्योंकि सोशल मीडिया का समय चल रहा है और सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐपें ऐसी आ गई हैं जिनमें आप एक पेपर भी तैयार कर सकते हो, पेपर भी बना सकते हो, पेपर की भी कटिंग आप सोशल मीडिया पे चला सकते हो। तो इस तरीके की कोशिश इन महिला के साथ की गई है। अब देखना बहुत अहम होगा कि पुलिस में इन्होंने शिकायत दे दी है और अपने न्याय की ये मांग कर रही हैं, और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, कब तक इस पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा, वो देखना बहुत अहम होगा। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।